नमस्कार। चलिए आज एक मजेदार सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया को बनाने वाले जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स, उन्हें आखिर एक सिस्टम में कैसे रखा गया। ये कहानी है केमिस्ट्री के सबसे पावरफुल टूल पीरियोडिक टेबल की। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, पूरी कहानी 4 हिस्सों में है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम उस पैटर्न की दिलचस्प खोज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा करीब से जानेंगे और आखिर में इसके अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को डीकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल से ही शुरू करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्यों और कैसे वैज्ञानिकों को एक तरह की केमिकल केओस यानी रासायनिक अराजकता की प्रॉब्लम को सुलझाना पड़ा। बस एक बार सोच कर देखिए, आज हमें 114 से भी ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में पता है। अब इतने सारे एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले लाखों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को एक एक करके याद रखना, ये तो लगभग नामुमकिन है ना? तो सवाल ये था कि इन सबको एक साथ कैसे समझा जाए। और पता है, ये प्रॉब्लम टाइम के साथ और बड़ी होती गई। साल 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स पता थे और बस 65 साल बाद 1865 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा होकर 63 हो गया। और आज तो 114 से भी ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स मिल रहे थे, उन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो सबसे बड़ा गोल ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो इस सारी बिखरी हुई जानकारी को एक जगह ले आए। एक ऐसी व्यवस्था जिससे एलिमेंट्स की पढ़ाई करना आसान हो, सिस्टमैटिक हो और लॉजिकल हो। और बस इसी जरूरत ने साइंटिस्ट्स को एक खोज पर लगा दिया, एक पैटर्न की खोज। ये वो दौर था जब एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए शुरुआती कोशिशें हो रही थीं। तो 1829 में एक जर्मन केमिस्ट थे, जोहान डॉबेराइनर। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जिन्हें उन्होंने ट्रायड्स या ट्रिक कहा। और कमाल की बात यह थी कि हर ग्रुप में बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का लगभग एवरेज था। जैसे लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकालें तो वो सोडियम के वेट के एकदम बराबर आता है। ये पहली बार था जब किसी ने एलिमेंट्स के बीच एक मैथमेटिकल कनेक्शन देखा था। फिर 1865 में जॉन न्यूलैंड्स ने इस आइडिया को एक स्टेप और आगे बढ़ाया। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया और पाया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले जैसी ही थीं, बिल्कुल वैसे जैसे म्यूजिक में 8वां सुर पहले सुर जैसा ही होता है। और इसीलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। और फिर आए दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने इन शुरुआती आइडियाज को एक बहुत ही पावरफुल नियम में बदल दिया। उन्होंने कहा, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से लाइन में लगाएं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी, एक पैटर्न में। पर मेंडलीव का असली कमाल तो कुछ और ही था। वो था उनका विजन। उन्होंने अपनी टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दी उन एलिमेंट्स के लिए जो उस समय तक खोजे भी नहीं गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उन खाली जगहों पर आने वाले एलिमेंट्स जैसे गैलियम और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज की एकदम सटीक भविष्यवाणी भी कर दी, जो बाद में बिल्कुल सच निकली। ये सच में कमाल था। मेंडलीव का काम वाकई जबरदस्त था, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। चलिए अब उस चाबी को देखते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया और हमें आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचाया। ये ट्विस्ट जानते हैं क्या था? एक बहुत ही छोटा लेकिन जबरदस्त बदलाव। जहां मेंडलीव एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, वहीं मॉडर्न नियम का बेस बना एटॉमिक नंबर यानी एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। मतलब वजन की जगह अब गिनती मैटर कर रही थी। इस एक बदलाव ने पीरियोडिक टेबल की सारी गुत्थियां सुलझा दी। तो आज हम जिस नियम को मानते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये साफ साफ कहता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट की नहीं, बल्कि उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। यही आज की केमिस्ट्री का आधार है। तो इसी नए नियम के आधार पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल पंक्तियां हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। अब जब घर बन गया तो चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये कमाल की टेबल हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या-क्या बताती है। अच्छा,
तो पूरी टेबल को ना 4 बड़े-बड़े ब्लॉक्स में बांटा गया है, S, P, D और F ब्लॉक। ये डिवीजन इस बात पर है कि एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। हर ब्लॉक की अपनी अलग पहचान है। जैसे S ब्लॉक में बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, P ब्लॉक में आपको सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैस से भी। D ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स का घर है और F ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। और इस पूरी बनावट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि इससे हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिलते हैं। इन पैटर्न्स को हम पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एटॉमिक रेडियस यानी एटम का साइज। अगर हम पीरियड 2 में लेफ्ट से राइट चलें तो देखिए क्या होता है। लिथियम का साइज है 152 पिकोमीटर, फिर बेरिलियम का 111 और ऐसे ही घटते घटते फ्लोरीन तक ये सिर्फ 64 रह जाता है। देखा, साइज लगातार घट रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम राइट जाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचते हैं और एटम सिकुड़ जाता है। तो इस डेटा से एक सीधा सा ट्रेंड सामने आता है। जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आम तौर पर घटता जाता है। ये एक बहुत ही मजबूत पीरियोडिक ट्रेंड है। अब साइज की ही एक और मजेदार कहानी है आयन्स की। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनाता है तो वो अपने पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कम इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का खिंचाव बढ़ जाता है। और इसका उल्टा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन यानी एनायन बनाता है तो वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को थोड़ा धकेलते हैं और एटम फैल जाता है। तो ये थी कहानी, कैसे केमिस्ट्री की दुनिया में बिखरी हुई चीजों को एक खूबसूरत सिस्टम में लाया गया। ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये नेचर की भाषा को समझने का एक कोड है। ये उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करती है जो हम जानते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये हमें और कौन-कौन से नए रहस्य सुलझाने में मदद करेगी।